Started? Okay, so good morning to all of you. We are starting with the second part. So खाना पीना जो हो रहा है सब finish कर लो जल्दी 10 seconds. Then we'll be moving ahead with the second part of this chapter. जो बहुत interesting से इसमें कुछ topics आएंगे उनके बारे में हम discuss करेंगे. ठीक है? तो कल हमने किया था कि starting का part हमने discuss किया what was the definition of the biotechnology. बाद हमने कुछ aspects को देखा कि किस तरीके से न्यू और ओल्ड परसेप्शन क्या थे अबाउट द सब्जेक्ट राइट और उसके बाद हमने देखा कि क्या मेथड होता है व्हाट यू हैव टू डू राइट कि पहले आपको क्या करना है क्लोनिंग करनी है क्लोनिंग का क्या मेथड होता था कि अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते थे मतलब क्योंकि आपको पता है 1985 में पीसीआर आया कैरी मोलिस ने जो पीसीआर का इन्वेंशन हुआ है वो 1985 में हुआ है क्या उससे पहले कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे बिल्कुल ऑब्वियसली होते थे राइट और उस टाइम पे एक सिंपल मेथड था क्लोनिंग का मेथड तो उस क्लोनिंग के थ्रू आप क्या करते थे कि अगर कोई जीन आपने अलग किया है तो उस जीन को अलग करने के बाद आप क्या कर सकते हो आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी पता था दैट वाज हैपेंड इन द 1960 राइट फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट आपने देखा था स्टैनले कोहन ने जो किया था दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1972 तो आपके पास मशीनरी थी आपके पास एंजाइम्स थे और उसके बाद आपने उसको परफॉर्म किया और जिसका कंप्लीट ऑटोमेशन हो गया इन 1985 जब पीसीआर आया तो आज की क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पीसीआर लेकिन जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था दैट वी लर्न अबाउट द क्लोनिंग जो सिंपल एक्सपेरिमेंट होते थे क्लोनिंग के अब जैसे कि नाम बता रहा है क्लोनिंग क्या होगा लाइक वी नीड टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम टाइप ऑफ जीन राइट और उसको हम कैसे कर सकते थे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने देखे थे वो क्या कर सकते थे दे कैन मेक द मल्टीपल कॉपीज उनके पास क्या होता था एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता था व्हाट एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल दे वर हैविंग यस प्लीज प्लीज तो आपके पास कौन सा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता था कैन यू प्लीज टेल द नेम बैक्टीरिया में कौन सा होता है प्लाज्मिड्स होते हैं राइट सो प्लाज्मिड आप देखोगे 1 और 2 हो सकते हैं नंबर में या आप देख सकते हो 15 टू 30 तक 25 तक या 1000 तक आप देखोगे बहुत नंबर 15 टू 100 तक आप नंबर देख सकते हो इतने प्लाज्मिड्स के नंबर हो सकते हैं राइट और वो वेरी कर सकते हैं दिस वाज द एक्स्ट्रा जेनाइटल मटेरियल जो आपका ऑटोनॉमसली डिवाइड हो रहा था किससे बैक्टीरिया का जो मेन जेनोमिक डीएनए है दो तरीके के डीएनए आपको मिलेंगे सेल के अंदर स्पेशली अगर जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो आपके पास एक तो डीएनए वो है जो मेन जीनोम का पार्ट है राइट बैक्टीरियल सेल के अंदर एक मेन डीएनए हो गया जो जीनोम का पार्ट है और सेकंड डीएनए एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आपके पास था दैट वाज कॉल्ड प्लाज्मिड जो उस मेन डीएनए से इंडिपेंडेंटली अपना नंबर बढ़ा सकता था ऑटोनोमसली काम कर सकता था ठीक है उसी चीज को हमने क्या किया है यूज किया है उसी चीज को हमने क्या किया है अप्लाई किया है राइट तो वो प्लाज्मिड के थ्रू हमने क्या किया कि प्लाज्मिड में आप क्या करिए कि आप एक प्लाज्मिड निकालिए और एक डिजायर्ड जीन लीजिए दोनों को आप क्या कर दीजिए मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द होस्ट सेल जो भी आपका जो इकोलाई जिससे भी आपने प्लाज्मिड लिया है आप क्या कर सकते हो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो आपके इजीली जो भी आपने जीन इंसर्ट किया होगा उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी ठीक है तो वो एक तरीका था ठीक है नाउ फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे और जो कल हमने जो टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ी थी उसके फर्दर क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं क्योंकि उसमें हमने कल क्या पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट द टूल्स कौन कौन से टूल थे अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो सही है क्या टूल्स थे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या थे हमारे पास एंजाइम्स थे कौन से एंजाइम्स थे रिस्ट्रिक्शन जोर से सारे लोग मिलके बोलेंगे एनर्जी तुम लोग की लास्ट टाइम में जा रही है बिल्कुल तो हमारे पास टूल्स थे उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हमारे पास है एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बता दीजिए नाम किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे हमारे पास एंडोन्यूक्लियसिस थे और एक्सोन्यूक्लियसिस थे एंडोन्यूक्लियसिस क्या करते थे कहाँ कट करते थे एंड से बाहर से कट करते थे और एक्सोन्यूक्लियसिस बाहर से करते थे और एंडोन्यूक्लियसिस कहाँ से करते थे अंदर से कट करते थे स्पेसिफिकली आपके पास कोई सीक्वेंसेस होते थे उनको कट करते थे अच्छा हमने पढ़ा था टाइप 1 और टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसिस तो टाइप 1 टाइप 2 के बारे में कुछ बताइए कैसे होता है टाइप 1 में कैसे होते हैं कि जो भी एंजाइम्स थे उनमें डुअल एक्टिविटी थी वो मिथाइलेज की भी एक्टिविटी कर रहे थे और कट करने की एक्टिविटी भी कर रहे थे ठीक है देयर वर डुअल एक्टिविटी बट व्हाट अबाउट द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस यस
उनके पास मिथाइलेज की एक्टिविटी अलग थी और आपके पास कट करने की एक्टिविटी अलग थी। अच्छा, एक एडिशनल चीज हमने पढ़ी कि जो टाइप 1 होते थे उसमें एटीपी और मैग्नीशियम चाहिए होता था, लेकिन टाइप 2 में क्या होता था, वी ओनली रिक्वायर द मैग्नीशियम, एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी, राइट। ये टाइप 1 टाइप 2 था। दिस इज द वन क्लासिफिकेशन, एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया था दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, वो दूसरे टाइप का था, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला कि टूल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या टूल्स डिस्कस कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ऑब्वियसली इनके बारे में हमने बात की। पॉलीमरेज एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, राइट। पॉलीमरेजेस, क्या आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हो तो एंजाइम पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर आप आरएनए बना रहे हो, उससे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आप डिपेंडेंट, आप क्या कर रहे हो, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बना रहे हो, जो बना रहे हो उसका वो होगा। तो आपके पास डिपेंडेंट किस पे हो? टेम्पलेट के ऊपर। किसके टेम्पलेट के ऊपर? डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर। तो आपके पास जो टेम्पलेट होता है उस पे डिपेंडेंसी, और प्लस आप क्या बना रहे हो? आरएनए बना रहे हो, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो उसमें भी पॉलीमरेज भी होगा डिफरेंट टाइप के। क्या हुआ बच्चे? अच्छा, ओके। तो आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपके पास टेम्पलेट कौन सा है, राइट। और उन टेम्पलेट के बेसिस पे ही इन एंजाइम्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लाइगेजेस, जिसको आप मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हो। जो आपको पता है कि डीएनए के जो भी आपको पता था कि जो भी यूनिट्स होते थे, उन यूनिट्स को आप आपस में कैसे, किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। अगर सपोज ये एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तो इनके बीच में ये बॉन्ड कौन सा होता था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बोल रहे हैं? तो आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते थे। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, अगर आपको डीएनए को ब्रेक करना है, जो रेप्लिकेशन फॉक्स का नाम सुना होगा आपने, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, रेप्लिकेशन फॉक्स के बारे में। रेप्लिकेशन फॉक्स बनते हैं, वहां पर हम देखेंगे। अच्छा, डीएनए में क्या आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो उसके अल्फाबेट होते हैं, क्या होते हैं? एटीजीसी, राइट। जिसमें हमने पढ़ा था ए टी से बाइंड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन करेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा, थायमिन एडेनिन के साथ करेगा, एडेनिन यूरेसिल के साथ कर सकता है आरएनए के केस में। किसके बीच में डबल बॉन्ड, किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड? एटी के बीच में और एयू के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ऑब्वियसली जिसके बीच में 3 बॉन्ड होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसके बीच में 2 बॉन्ड होंगे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। और ये कौन से वाले बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, किसी, अगर आप देखें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये स्ट्रैंड आपस में बाइंड रहते हैं, और ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। मतलब अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत वीक बॉन्ड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स पहुंच जाते हैं, फिर कोवेलेंट आ जाएंगे। उसके बाद ये जैसे वंडरवाल्स बॉन्ड्स हैं, या आपके वीक आयनिक बॉन्ड्स हैं, या आप उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे वीक बॉन्ड्स आते हैं। उन्हीं में आपका एक कहीं कैटेगराइज आती है, कैटेगरी आती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, जो भी एक तरीके के वीक बॉन्ड्स हैं। तो वीक बॉन्ड्स के थ्रू डीएनए बना रहता है। अगर ऐसा वीक नहीं होता तो आप सोचो ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे हो पाती, कि डीएनए के स्ट्रैंड तो अलग ही नहीं हो पाते। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना दिए होते तो फिर ये आप डीएनए का स्ट्रैंड अलग नहीं कर पाते, और ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप डीएनए को बार बार रेप्लिकेट कर रहे हो, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, राइट। चलो, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी। व्हाट वाज द सेकंड कैटेगरी? दैट इज अ वेक्टर्स। मतलब एक बार आपने जो डीएनए को मैनिपुलेट करना है, सपोज किसी स्पीशीज से, मान लो कि हम ऋतिक रोशन की क्रिश 10 बना रहे हैं और हम उसमें नए तरीके के हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। तो आपने समीर का एक जीन निकाल लिया, च्युइंगम खाने वाला, और उस जीन को आप कहीं और डालना चाहते हो। तो आपको क्या करना है? समीर का डीएनए निकालना है, उसमें से एक रिक्वायर्ड आपको जीन निकालना है, और उसको आप किसी के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैनिपुलेशन वाला पार्ट हम इन एंजाइम्स के हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहला समीर का डीएनए लिया और उसको हमने किस में डाल दिया? हाँ, समीर का डीएनए किस में डाल सकते हैं? मतलब पहले कट करने के लिए क्या चाहिए होगा? पहले आपको ब्रेक करना है, मतलब पूरा जो डीएनए है पहले आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उसके बाद आप उस डिजायर्ड जीन को यूज करोगे, और वो इस हेल्प से करोगे। अब नेक्स्ट थिंग, जब आपने आइसोलेट कर लिया, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनाओगे, क्योंकि ये नहीं है कि आपके पास एक कॉपी आ गई, क्योंकि इस तरीके की अगर एक ही कॉपी होगी तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसको होस्ट में ट्रांसफर करके आप उसका नंबर बढ़वाते हो, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेक्टर चाहिए होगा कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका डिजायर्ड जीन आ चुका है, आपने डीएनए को अलग कर लिया, जो पर्टिकुलर जीन चाहिए था, लेकिन अब इसको हमें किस में भेजना है, होस्ट में भेजना है। तो उसके लिए हमें उससे पहले क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द वेक्टर्स, राइट। वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर्स जैसे स्पेशली एनसीईआरटी में आपके साथ जो डिस्कस किए गए हैं वो मेनली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस को डिस्कस किया गया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ईस्ट के ऊपर बेस्ड है, यक है, बैक है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने लेंथ का इंसर्ट डालना चाहते हो, राइट। मतलब हर किसी का, जैसे हम देखते हैं जो बैक्टीरियोफाज है उसका खुद का जो न्यूक्लियोटाइड, जो अगर आप बेस पेयर देखोगे तो 48 kb होता है। मतलब 48 kb का मतलब हो गया, kb मतलब क्या, किलो बेस पेयर, किलो बाइट्स नहीं, राइट। तो 48 kb का बेस पेयर का पूरा सीक्वेंस होता है उसका। अब 48 kb में आपके पास बहुत कम लिमिट होती है कि आप उसका कितना जीनोम सीक्वेंस हटा सकते हो। मतलब आपके पास जैसे उसका खुद का भी तो जीनोम उसके जिंदा रहने के लिए भी तो जरूरी है ना। अब ऐसा तो करोगे नहीं कि आप अपना डिजायर्ड जीन डालने के लिए किसी और चीज में मतलब उसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट हटा दो। तो उसका 48 है, उसमें से आप मैक्स टू मैक्स 15 हटा सकते हो, और उसकी एक्सट्रैक्ट स्ट्रेचेबल जो लिमिट है वो और एडिशनल आप मान लो कि 5 और है। तो मतलब टोटल अगर आप बैक्टीरियोफाज बोलते हो तो उसके अंदर आप 18 kb तक का डाल सकते हो, उसके अलावा नहीं डाल सकते। तो लिमिट होती है हर, तो आप यूज कर रहे हो जो बेस यूज कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं कि ये प्लाज्मिड है, ठीक है, आपके पास ये प्लाज्मिड था और आपने बोला कि नहीं मैं इससे बड़े साइज का एक सीक्वेंस इसमें डाल दूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका जो लिमिट होता है, जो प्लाज्मिड का लिमिट होता है वो 1 to 5 kb तक का होता है। कितना होता है बच्चे, 1 to 5 kb तक का होता है। मतलब आप 1 से 5 किलो बेस पेयर तक के सीक्वेंसेस क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरियोफाज में डालना है तो कितना डाल सकते हैं, 18 kb तक का डाल सकते हैं। मतलब अगर आप फाज के सीक्वेंस को अगर आप बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब बिना उसके सीक्वेंस को हटाए, तो आप ये कर सकते हो कि 53 kb टोटल हो सकता है, 48 ऑलरेडी था, तो आप कितना कर सकते हो, 5 kb और एडिशनल ऐड डाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं फाज में आप और एडिशनल डालो, तो आप क्या कर सकते हो, 15 उसका जो ऑलरेडी पिछला रखा हुआ है उसमें से भी हटा सकते हो, ठीक है, और फिर आप 18 कर सकते हो। टोटल मैक्सिमम 18 कर सकते हैं, और अगर मिनिमम आप करना चाहते हो तो 5 kb डाल सकते हो, ठीक है। प्लाज्मिड की भी कितनी लिमिट है, 1 to 5 kb है, ठीक है। ये क्या है, मतलब इसका काइंड ऑफ, जैसे आपके पास कार है और उस कार में वो 5 सीटर कार है, ठीक है। अब उस 5 सीटर कार में आप ऑलरेडी मान लो आपकी फैमिली के 3 मेंबर्स जा रहे हैं, तो आपके पास जो स्पेसेस है ना वो 2 का स्पेस है। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जो 5 की सीटर है आप पहले से 5 फैमिली मेंबर्स बैठे हैं। शादियों में ऐसा हो सकता है कि आप शादी में जा रहे हो और हो सकता है किसी का मुंह ऐसे शीशे पे लगाओ, इधर से किसी दूसरे का लगाओ, ठीक है, और आप ऐसे 10 लोग एक 5 सीटर कार में भर जाओ। जैसे आप बाइक पे देखते होगे कभी कभी बहुत सारे मीम्स भी आते हैं जिसमें एक बाइक के अंदर 10 लोग बैठे होते हैं। ऐसे हैं लोग, लिटरली ऐसे महान शख्सियत हमारे इंडिया के अंदर हैं जो एक बाइक के ऊपर भी 10 लोग बैठ जाते हैं, फिर फील आता है कि आपने कार क्यों ली, ठीक है। तो वैसा ही इस आप, लेकिन ऐसी चीज इन प्लाज्मिड्स के साथ या बैक्टीरियोफेजेस के साथ नहीं कर सकते। एक लिमिट है कि यू कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग फॉर अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यू नीड टू मेक कॉपीज ऑफ दैट ऑल्सो, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। तो आपके पास कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स है, आपके पास क्लोनिंग वेक्टर्स में आपके पास है प्लाज्मिड्स और आपके पास है बैक्टीरियोफाजेस। दीज आर हैविंग द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। व्हाट डज इट मीन, जो आपका बैक्टीरिया होता था उसके पास एक मेन जीनोमिक डीएनए है जिस पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे अब हम अपने घर में बात करते हैं, हमारे फादर जो हो गए वो कैसे हो गए, वो जीनोमिक डीएनए हो गए, ठीक है, वो मेन डीएनए है जिनसे वो घर चल रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द थिंग कि अगर आप मान के चले, मान लो कि आप कुछ, अच्छा मान लो कि अगर आप ऐसा हो कि आप कुछ पता चला कि आपने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ किया, वो वायरल हो गया और आप यूट्यूब से आपके पास आ रहे हैं लाखों रुपए, राइट। तो यू आर द वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, जो डिपेंड नहीं है। मतलब कभी आप अगर ताना मानना चाहो कि देखिए मेरे से कुछ मत कहिए, मैं तो 10 बजे ही सो के उठूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अब क्या आता है, पैसा आता है, ठीक है। तो वो वाला फिनोमिना इज हैपनिंग विद द प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज, कि ये अलग से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट,
क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको आप जीनोमिक डीएनए भी बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरियोफेजेस, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। आपको पता होगा जैसे प्लाज्मिड में अगर आप देखेंगे प्लाज्मिड का नंबर तो लिमिटेड हो सकता है, राइट, बट अगर फाज के बारे में देखें तो फाज बहुत तेजी से डिवाइड करता है। आपको पता है वायरस के दो फेजेस होते हैं, एक होता है लाइटिक फेज, एक होता है लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज में तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आपके सेल के डीएनए के साथ अपना इंसर्शन सीक्वेंस करेगा और उसके बाद वो आपका डॉर्मेंट स्टेज में काइंड ऑफ चला जाएगा, ठीक है, और वेट करेगा कि अभी टाइम आएगा, देन आई विल बी डिवाइडिंग और अपना नंबर बढ़ाऊंगा। तो लाइसोजेनिक भी लाइटिक को फॉलो करता है इन लेटर स्टेजेस। लेकिन दूसरा फेज जो है लाइटिक फेज, वो क्या करेगा, पहले अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और जब वो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा तो आपने क्या किया, आपका जो डिजायर्ड जो जीन था वो आपने किस में इंसर्ट कर दिया, वायरस के डीएनए के अंदर कर दिया। तो अगर वो बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसा तो उसने जितनी अपनी कॉपीज बनाई उतनी ही कॉपीज किसकी बन गई, आपकी बन गई, ठीक है। मान लो कि कहीं आपके प्रिंट होते हो, मतलब 500 के नोट प्रिंट हो रहे हो, ठीक है, वहीं आपने 500 के नोट के बीच में अपना 2000 का नोट भी डाल दिया। अब 500 के प्रिंट हुए, आपके भी 2000 वाले प्रिंट हो गए। या मान लो कि कहीं कोई टेस्ट पेपर प्रिंट हो रहा है, वहां चाहते हो आपका कोई फोटो वोटो उसकी 1000 कॉपी बन जाए, और जैसे मतलब फिजिक्स वाला जो है वो अपने सपोज कहीं पोस्टर लगा रहा है और आपने कहीं अपना पोस्टर डाल दिया उसके बीच, ठीक है, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगे हर जगह, साथ में आपने भी अपने 10,000 कॉपी बना लिए, और साथ में आपके भी पोस्टर, क्योंकि बंदा तो देख नहीं रहा है, उसको तो बस चिपकाना है, और आपका फर्स्ट रैंक की जगह पोस्टर लग गया वहां। आप खुश, अब सारे कोचिंग वाले आपको ढूंढ रहे हैं, भैया दे दो इंटरव्यू एक बार कह दो कि तुमने यहीं से पढ़ा, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन हो सकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ क्या हो रही है कि आपके पास फाज का जो डीएनए था उसके अंदर आपने अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया और आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयरएज अदर्स में हैव 15 to 100 कॉपीज। नॉर्मली अगर आप देखो तो 25 to 30 कॉपीज तक करता है, ये नंबर एक दे रखा है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम बैक्टीरियल सेल की देखते हैं तो वहां आपको 15 to 30 तक ही मिलेगा, या 25 to 30 तक मिलेगा, इससे ज्यादा बहुत रेयरली आपको मिलता है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, 15 to 100 दे रखी है, ओके। नॉर्मली आपके पास 1 और 2 होते हैं कुछ सेल्स में, कुछ में जिनको बोलते हैं हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देखोगे 2 टाइप का होगा, एक होगा हाई कॉपी नंबर, एक लो कॉपी नंबर। लो कॉपी नंबर में 1 और 2 होते हैं, हाई कॉपी नंबर में आप देखोगे तो जो लिमिट दे रखी है कि 15 to 100 तक आपके पास लिमिट हो, ठीक है। तो इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। सपोज आपके पास आपने जीन डाल दिया प्लाज्मिड के अंदर, और अगर आप प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर उसकी 15 कॉपीज बनती हैं, 20 कॉपीज बनती है, तो आपके सीक्वेंस की कितनी बन जाएंगी, 15 to 20, ठीक है, 15 to 100 तक आप मान लो जितनी बन सकती है, ठीक है। अगर आपने उसको फाज के अंदर डाल दिया तो फाज तो बहुत डिवाइड करता है कंपैरेटिवली, यहाँ फाज के थ्रू आपको ज्यादा कॉपीज मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सो बैक्टीरियोफेज वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए कि पहले तो इजी लिंकिंग हो, उसमें ऐसी चीज़ें हों कि ऐसा तो नहीं होगा कि सपोज आप किसी से, मैंने बोला जैसे आपको लिफ्ट लेनी है, कोई बंदा जा रहा है, उसके 3 फैमिली मेंबर हैं, तो उससे आपकी दोस्ती होनी चाहिए ना। वो 2 लोगों को तभी अलाउ करेगा जब वो जानने वाला हो। ऐसा थोड़ी होगा आप रास्ते में खड़े हो, जिसके भी पास 3 सीटें हैं और 2 खाली हैं, तो वो रास्ते में रुक के भैया आ जाओ बैठ जाओ, तो नहीं करता कभी। तब प्राइवेट टैक्सी वाले कर सकते हैं, तो आपको रोक के कहीं आ जाओ सवारी 100 रुपये दे देना, PW उतरना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी का प्राइवेट व्हीकल है वो रोक के तुम्हें कराए। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें आपके पास जो डीएनए आपने आइसोलेट किया है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, राइट। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के, ठीक है। तो आपके पास एक प्लाज्मिड दिखाया गया कि उस प्लाज्मिड के अंदर ये एक जनरलाइज है, आपको एक डायग्राम दिखाया गया है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, किसके बेसिस पे आप जो सीक्वेंसेस हैं एक प्लाज्मिड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मिड में देखें तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है भाई, ये आपका ऐसी जगह, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या ये रेप्लिकेट कर पाएगा, अपनी कॉपीज बना पाएगा, नहीं बनाएगा, राइट। तो कोई भी जो प्लाज्मिड होना चाहिए उसके पास सबसे पहली क्या चीज होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, दिस इज द प्लेस जहां से इसकी कॉपी बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं पर क्या बनता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है, क्योंकि ये सर्कुलर है इसलिए रेप्लिकेशन बबल बनता है। अगर ये बस स्ट्रैंड होता है जैसे हमारे में होता है, बैक्टीरिया में कैसा होता है डीएनए,
सर्कुलर के लीनियर? सर्कुलर होता है, राइट? बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हमारा कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है, राइट? तो लीनियर में क्या बनेगा? रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। इन बैक्टीरिया में क्या बनेगा? रेप्लिकेशन आपका बबल बनेगा। बबल का मतलब हुआ कि ये अगर दो स्ट्रैंड है यहाँ से, तो ये कैसे हो जाएंगे? एक ऐसा हो जाएगा और ये रेप्लिकेशन बबल। और फॉर्क कैसा बनता है? वाई शेप्ड ऐसे बन जाता है। आपने यहां से दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया और फिर दोनों का सिंथेसिस होता जा रहा है, राइट? तो वो लीनियर में होगा और बबल किस में बनेगा? प्रोकैरियोटिक में बनेगा, अगर आपके पास सर्कुलर डीएनए, राइट? तो हम बात कर रहे थे कि क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं किसी वेक्टर के अंदर। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपने कोई प्लाज्मिड से खेलना तो है नहीं, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको अपना डिजायरेबल जीन उसके अंदर डालना है, तो उसके पास ऐसी साइट होनी चाहिए कट करने वाली, जहां आप क्या कर सको? अपना सीक्वेंस डाल सको। क्या कर सको? अपना सीक्वेंस डाल सको। कार्तिक आर्यन की अभी एक मूवी आई है, नई नई, शहजादा, ठीक है? और उसका शायद उसने प्लाज्मिड पढ़ लिया था बायोटेक्नोलॉजी का, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है। एक प्लाज्मिड था बहुत अमीर फैमिली का, और उनके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स बने हॉस्पिटल के अंदर। और वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन थे? एक नर्स थी यहाँ, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे बच्चा बदल दिया, ठीक है? तो ये वही रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और ये शहजादा यहाँ इंसर्ट हो गया। जब ये शहजादा यहाँ इंसर्ट हो गया तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना, राइट? तो आपको इंसर्शन के लिए जगह तो होनी चाहिए। मतलब अगर आपको अपने आप को आकाश अंबानी से चेंज करना है तो पहले स्पेस तो होना चाहिए ना, कि आप अगर आकाश अंबानी बनना चाहते हो तो इतना स्पेस तो देना कि अंबानी आपके साइड में कहीं मिल पाओ। आप बचपन में एक ही हॉस्पिटल में बदल गए, आप हो सकता है कि आप ही अंबानी हो, आकाश इधर आने वाला था। तो उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास मार्जिन होने चाहिए। तो एक प्लाज्मिड के अंदर क्या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, और इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के अंदर ही आप क्या डालते हो? जीन डालते हो, ठीक है? तो हमारे पास हो गया एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरे क्या हो गए? रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए। इज इट क्लियर? चलो, उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बच्चा बदल गया लेकिन उसके अंदर आते किसकी? पुराने वाले पेरेंट्स की, ठीक है? कि पेरेंट्स के यहाँ पर एक बड़ा सा गुंडों वाला तिल है, तो बच्चे के भी यहाँ पर मोटा सा एक तिल है, ठीक है? अगर पेरेंट्स उसके गले में रुमाल डालते थे ऐसे बांध के, तो बच्चा भी वैसे ही गले में रुमाल डाल रहा है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स कैसे होते हैं कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो आप क्या कर पाओ? उस प्लाज्मिड को क्या करो? पहचान पाओ। सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, प्लस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स अगर हो तो वेल एंड गुड। ये भी एक अलग तरीके की, क्योंकि आप कैसे किसी प्लाज्मिड को पहचानोगे? ठीक है? किसी आप मान लो कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो उसको पहचानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो आपके पास क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, प्लस आपके पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पे टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, आप बहुत से क्लोराम्फेनिकोल, आप डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक है, उनसे रेजिस्टेंट जीन यहाँ हो सकते हैं, और उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो? इस प्लाज्मिड को पहचान सकते हो। पहचान सकते हैं कि नहीं? सपोज अगर किसी बैक्टीरिया के पास आपने ये प्लाज्मिड डाल दिया और उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो अगर आप उसको ऐसे फ्लास्क में डालोगे जिसमें मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, तो उसमें वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? कर जाएगा, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, राइट? और सिलेक्टेबल मार्कर में जैसे बहुत सारे लेगजेड जीन डाल सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि एक एसेंशियल फीचर वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए और सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स आपने देखे कि आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो सकता है, और सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमारे पास और भी जीन्स हो सकते हैं, लेगजेड जीन हो सकता है, राइट? उसके अलावा आप बहुत सारे जीन्स कर सकते हो फॉर अ मार्किंग, जिसमें कोई कलर आ जाएगा तो जिसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई द कॉलोनीज। इज इट क्लियर? बेसिक बेसिक चीजें हमें पता चल गई कि किसी वेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो उसमें हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ठीक है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मैंने बोला कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो किसी भी प्लाज्मिड के अंदर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका बन रहा है, के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर आप देखोगे तो कैसे रिच सीक्वेंसेस होने चाहिए? जीसी रिच सीक्वेंसेस होने चाहिए कि एटी रिच सीक्वेंसेस होने चाहिए? अगर कोई रेप्लिकेशन साइट है, आपसे पूछा जाए वहां कौन से सीक्वेंसेस ज्यादा होंगे? एटी सीक्वेंसेस ज्यादा होंगे कि जीसी सीक्वेंसेस ज्यादा होंगे? एटी सीक्वेंसेस ज्यादा होंगे। ये खास बात होती है।
अगर आपको ये पहचानने के लिए बोला जाए कि बताइए ये रेप्लिकेशन साइट है कि नहीं है, तो पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो क्या चेक करनी है कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस होंगे वो सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली ए है, टी है। बच्चे ऐसा ही होता है, तब इसमें आपका टी आ गया, ये भी T आ गया। क्या जरूरी नहीं है बच्चे? यस, कैन यू प्लीज? यस, क्या बोल रहे थे बच्चे आप? हाँ बच्चे, बच्चे जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते थे? आप पूछ रहे थे ना? कौन पूछ रहा था? अच्छा हाँ बच्चे, इसलिए होता था कि जो रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं वो, आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, स्ट्रैंड को ब्रेक करना है, राइट? तो अगर आप ये देखो कि स्टार्टिंग में सपोज आपने कोई स्ट्रैंड कोई भी लिया, अगर उसके बीच में 2 बॉन्ड होंगे तो वो इजी होंगे ब्रेक करना, अगर 3 बॉन्ड होंगे तो मुश्किल होगा। तो एटी के बीच में कितने हैं, डबल डबल बॉन्ड है यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ये सारे डबल बॉन्ड है यहाँ के बीच में। इनको ब्रेक करके आपने ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया है। अगर ये जीसी का कंटेंट होता तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होता। अब जीसी रिच कंटेंट, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं डीएनए कुछ ऐसा बनाना है, उसमें जीसी कंटेंट बनाएंगे, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे पीसीआर के अंदर। पीसीआर के अंदर जब आप बनाओगे प्राइमर्स, तो उसमें कंटेंट 40 to 60% हम जीसी का रखते हैं, कि हम चाहते हैं कि प्राइमर की बॉन्डिंग, क्योंकि जब प्राइमर बाइंड करे तो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करे। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ जीसी रिच सीक्वेंसेस चाहिए आपको। टेम्परेचर भी हाई उसमें मेनली, क्योंकि आपको बाइंडिंग भी रखनी है, वो डिपेंड करेगा टीएम पे, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स देयर, और वो वेरी भी कर सकता है, एक रेंज होती है जहां तक वो वेरी कर सकता है, ठीक है? तो रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? इट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन इज स्टार्टिंग। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। कहां से, किसके थ्रू ओपन होता है? हेलिकेजेस के थ्रू ओपन होगा। हेलिकेज जो होता है वो क्या करता है, ओपन करता है, मतलब अगर आप देखें तो हेलिकेज तो ओपन करते हैं, हेलिकेजेस आएंगे और वो इसको क्या करेंगे, कट करते चले जाएंगे, ठीक है? बीच से आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क आएगी। उसके अलावा मैंने कुछ एंजाइम्स के बारे में बताया था, कौन सा दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, टोपो आइसोमेरेज। हेलिकेज हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, टोपो आइसोमेरेज। ये आप अभी बॉटनी में पढ़ेंगे। तो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए की क्वाइलिंग को रिलैक्स करता है। जो आपकी क्वाइलिंग होती है, हाइपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग, आपने सुना होगा डीएनए का कॉन्सेप्ट, और वो क्वाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए के एक्सप्रेशन के लिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्वाइलिंग ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो उसमें डीएनए के कितने सीक्वेंसेस एक्सपोज्ड हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो चेंज हुए तो उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी चेंज होगा। मतलब आप उसको ट्रांसक्राइब कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसक्राइब मतलब क्या हुआ कि कोई इन्फॉर्मेशन, सपोज आप किसी गुफा में गए, वहां 10,000 साल पहले किसी ने कुछ लिखा था, आप अगर उसको पढ़ पा रहे हो, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। कि आप उसको देख पाए क्या इंफॉर्मेशन थी, वो पुरानी लैंग्वेज में था, जो बंदा उस लैंग्वेज को समझ रहा होगा वो उसको चेंज करके कोडिंग करके आपकी लैंग्वेज में लिख देगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो वो रीजन ऐसा है जिसको हम नहीं ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि हम, हमारा जितना डीएनए होता है उसमें से ओनली 1.5% वी आर यूजिंग इट और वी आर ट्रांसक्राइबिंग, और दैट इज रिजल्टिंग इनटू द प्रोटीन। ट्रांसक्राइबिंग इन नॉट दैट सेंस कि उससे कुछ बन नहीं रहा। रेप्लिकेशन तो आप पूरे सीक्वेंस का कर रहे हो, लेकिन जो 1.5% सीक्वेंस है ओनली ऑफ योर टोटल डीएनए, उससे आप क्या बना रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो। और यू कैन इमेजिन कि अगर आप पूरा सीक्वेंस यूज करोगे तो आप क्या क्या बना सकते हो, और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है बॉडी की। कि हम अभी 1.5% से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हमारी एक्सेसिबिलिटी आप समझ सकते हैं कि कितनी है। खा लो, पूरे गाल भरे हैं दोनों ठीक है, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि बेचारी ना मुंह खोल के खा सकती है, पूरे गाल ऐसे मोटे कर लिए, ठीक है? चलो, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि दिस इज अ प्लेस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इस पे 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात की कि इन एडिशन टू ओरिजिन द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर दैट विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमेंटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और एक होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुए, ऑब्वियसली जिस वेक्टर के अंदर हमारा जीन लग गया वो क्या हो गया,
ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर नहीं लगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। और वो सिलेक्टेबल मार्कर में क्या क्या होता है? एक आपके पास होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, और दूसरे आपके पास होता है लेगजेड जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, जो प्रोड्यूस करता है कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। राइट, व्हाट डज इट मीन? आपको एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए था। मान लो कि आपके पास एक प्लाज्मिड है, आपके पास कोई प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड है आपके पास, और इसमें आपके पास एक जीन है, ये आपके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। मान लो कि ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट जीन है, ये एक प्लाज्मिड है, एक वेक्टर है आपके पास, और उसमें एक पर्टिकुलर जीन है जो क्या दे रहा है? आपको रेजिस्टेंस दे रहा है एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। आपने क्या किया कि ये कैसा एज अ मार्कर काम करेगा? अभी ये नॉर्मल जीन था, ये ट्रांसक्राइब होगा तो ऑब्वियसली फिर जाके क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा जो इसको क्या प्रोवाइड करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट दिस एम्पिसिलिन। अब आपने क्या किया कि यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ सीक्वेंस, जो मान लो आपके ये डिजायर्ड जीन था, आपने क्या कर दिया? इसको इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कराने वाले हो तो इन दैट केस आपके पास ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा कि आपके पास ये जो पिंक वाला शेप है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्हाट? इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। आपके पास इंसर्शनल डीएक्टिवेशन कैसे हुआ कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, इससे एक प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, जो इसको क्या प्रोवाइड कर रही थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब आपने क्या किया कि इसी सीक्वेंस के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अभी आप देखेंगे जब हम पीबीआर 322 के बारे में पढ़ेंगे तो वहां जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो किसके अंदर दे रखी हैं? जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं उसी के अंदर वो साइट्स दे रखी हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ ये जीन इंसर्ट कर दिया। अब ये जीन इंसर्ट हो गया तो क्या ये कॉन्टिन्यूस जीन हो पाया? अभी कॉन्टिन्यूस जीन तो है नहीं, तो क्या ये रिजल्टेंट हो पाएगा उस पर्टिकुलर जीन में, प्रोटीन में? नहीं हो पाएगा। तो क्या अब इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो क्या दिस इज नॉट द वे टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे जीन, जो ऐसे सेल्स जो आपके सरवाइव कर पाएंगे, वो एक फ्लास्क में आप देख पाओगे जितने भी सेल्स बनेंगे। आप कैसे इसको पहचानते हो? सपोज आपने 2 फ्लास्क लिए, उन 2 फ्लास्क के अंदर एक के अंदर आपने एम्पिसिलिन डाल दिया, दूसरे के अंदर एम्पिसिलिन नहीं डाला, ठीक है? अब मुझे बताओ कौन से सेल, जो आपके पास ये 2 फ्लास्क है, एक के अंदर आपने ये वाला डाला है, दूसरा फ्लास्क है के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेंट डाल दिया, ठीक है? अगर आपने ये डालोगे, आपको क्या करने पड़ेंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाने पड़ेंगे। आपने जो भी कल्चर था उसको डिवाइड कर लिया, एक के अंदर इसके अंदर आपने एम्पिसिलिन डाल दिया, इसके अंदर जब एम्पिसिलिन डालोगे तो ये तो सरवाइव करेगा, राइट? इसमें से सारे सेल्स अगर आप देखोगे तो सारे ये सरवाइव कर गए नॉर्मली। अगर आप इस पे देखोगे, इस वाले इसमें डालोगे, तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है? एक रेप्लिका प्लेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें से जो भी हम कल्चर लेंगे 2 बार प्लेट करते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग ये होता है कि आपने कल्चर लिया, कल्चर लेने के बाद प्लेट एक बना लिया, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पता चल जाएंगे कॉलोनी के बेसिस पे। जो पहले एक आपने कॉलोनी बनाई थी, मान लो एक प्लेट ली आपने, ठीक है, इसमें कॉलोनीज बन रही हैं अलग अलग, ठीक है? आपने क्या किया? पहले एक कपड़ा लिया, और कपड़ा लेने के बाद इसके ऊपर रखा, और आपको कॉलोनी पता चल गई कि इस जगह पे ये कॉलोनीज थी। आपने इसी कॉलोनीज को लिया, यहाँ ग्रो कर लिया, दूसरी वाली कॉलोनी को लिया, यहाँ ग्रो कर लिया। अगर ये वाली कॉलोनी यहाँ सरवाइव कर जा रही है, इट मींस इट वाज अ एम्प्लिसन रेजिस्टेंट। अगर ये वाली कॉलोनी ली, अगर सरवाइव नहीं की, मान लो कि ये 2 नंबर वाली कॉलोनी थी, तो आपको ऑलरेडी आपने क्या किया? इसकी रेप्लिका प्लेट बना ली है। तो अब आपको पता है कि 2 नंबर वाली कॉलोनी जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और उसके अंदर क्या नहीं हुआ, अभी उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसके अंदर नहीं हुआ है। तो दिस इज अ वे जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हो? आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है? यस बच्चे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो कलर है, ये एंजाइमेटिक इसके पास एक्टिविटी होती है, तो वी आर गिविंग द सब्सटेंस जो क्या करेगा? उसको रिड्यूस करके कलर प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, आपको क्या करना है? गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी है, तो आप क्या दोगे? बीटा गैलेक्टोसाइड। आपने बीटा गैलेक्टोसाइड दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी उस पर क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा। जब ब्रेक डाउन करेगा तो उससे आपके पास ग्लूकोज और लैक्टोज बन जाता है,
जब ग्लूकोज और लैक्टोज बन जाता है तो उससे आप एक सब्सटेंस होता है, एक आपका आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता है जो उसकी तरह ही होता है, तो उससे एक कलर प्रोड्यूस होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में आप नॉर्मली बीटा गैलेक्टोसाइड ना देके आप वो सब्सटेंस देते हो, तो जब वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है तो उससे कलर प्रोड्यूस होता है। ये आप जब लैक ओपेरॉन पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वहां 3 जीन होते हैं, ZYA जीन, ठीक है। तो वहां के जो जीन होते हैं उसमें एक ट्रांस एसिटाइलेज होता है जो अंदर आने में हेल्प करता है, एक बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने में हेल्प करता है, राइट। तो उस तरीके से आपके हेल्प करते हैं वो, ठीक है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं क्लोनिंग साइट्स। जैसे हमने देखा, मैंने आपको बोला कि एक सिलेक्टेबल मार्कर, सबसे पहले हमने क्या देखा था, आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट्स होनी चाहिए रेप्लिकेशन की, दूसरे सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, तीसरे क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए या रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, जहां पर क्या कर सको, आपका जो डिजायर्ड जीन है आप उसको डाल पाओ। तो कैसा होता है ये, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं प्रेजेंट विद सिलेक्टेबल मार्कर। आपके पास ये पैलिंड्रोमिक जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं, वो क्लोनिंग साइट जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना डिजायरेबल जीन डाल सकते हो, ठीक है। तो इन डिजायरेबल जीन के पास क्या होते हैं, साथ में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब इन डिजायरेबल सीक्वेंसेस में आपके पास साइट्स भी होंगी प्लस आपके सिलेक्टेबल मार्कर भी होंगे। तो दीज आर द थिंग्स दोज रिक्वायर्ड इन अ प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अ वन ऑफ द प्लाज्मिड, यहाँ आपको जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये है PBR 322। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज PBR? PBR इज स्टैंड फॉर व्हाट? तो आपके पास है PBR, ये PBR वो वाला PBR तो नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब क्या है ये PBR में बताइए, क्या है ये P? स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। G, G stands for what? This is Bolivar and Rodriguez. इसी तरीके से एक और होता है PUC। PUC एक दूसरा आपका प्लाज्मिड है। एक तो प्लाज्मिड ये है जो नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, PUC भी मेंशन है। तो PUC की अगर आप बात करते हैं, दैट इज प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उस प्लाज्मिड का अगर PUC का आपसे नाम पूछा जाएगा, एक PUC करके भी है, PUC19। ये एक दूसरा प्लाज्मिड है। एक प्लाज्मिड तो आप ये पढ़ रहे हो PBR 322, जो आपका जिसमें डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में। एक और होता है PUC19, इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। का जो यूसी का फॉर्म है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देख रहा था कि जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या एसेंशियल चीजें एक वेक्टर के अंदर हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर टोटल सीक्वेंसेस की बात करें तो जो टोटल बेस पेयर होते हैं वो 4361 होते हैं। PBR 322 की अगर आप बात करें तो सीक्वेंस अगर आप देखेंगे 4361, दैट्स द लेंथ ऑफ दिस प्लाज्मिड। 4361 बेस पेयर होते हैं और इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी, उसके अलावा आपको क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, आपके अंदर देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको दिख रहा है वन एरिया, इसको जो आप बोल रहे हो दिस वन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। कैसा जीन है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दूसरा आपके पास एक जीन और है, दैट इज अ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। हमने क्या पढ़ा था कि एक जो प्लाज्मिड होना चाहिए उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरे उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर के लिए अगर आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो दैट्स वेल एंड गुड, राइट। तो वी आर हैविंग द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा हमारे पास कौन सी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, राइट। दीज आर द टू जीन्स। और एक खास बात आप ये देख रहे हो कि इन रेजिस्टेंट जीन्स के अंदर क्या सीक्वेंसेस है, क्या क्या सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको, कुछ एडिशनल चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ, ठीक है। क्या क्या एडिशनल चीजें दिख रही हैं, SAL1, PAM HY H1, ST1, KEVU1,
ये जो इको R1 है वो एक्चुअली इस साइड के अंदर है। जो इको R1 है वो कौन सी साइड के अंदर है? टेट्रासाइक्लिन के अंदर है। ये आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर 3 है, यहां होता है इको, आपके पास हिंट 3 है, ठीक है, और इको 5 होगा, लेकिन यहां क्या है, दिस इज द वन दैट यू आर हैविंग, इको R1 इज प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी में मेंशन सही नहीं है, नहीं, अगर आपसे रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन वाला पूछा जाएगा तो उसमें आपको 3 मेंशन करने हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर 3 है, एम्पिसिलिन के अंदर कितने हैं? 2 है। तो अगर आपको याद करना है तो इसको आप जैसे अगर पहला पहला लेटर ले लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट वर्ड आपको याद रखना है बच्चे। आप जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो उन्होंने रॉन्ग दे रखा है, आप इसको ध्यान रखें कि टेट्रासाइक्लिन वाले के अंदर 3 है, एम्पिसिलिन के अंदर 2 है। कौन से? वो नॉन नॉन रेजिस्टेंट जीन में है। तो आपके पास जैसे ये एरिया हो गया, दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का जो एरिया है उसके अंदर आपके पास हाइंड 3 CLA1 है, ठीक है। और जैसे इसके अलावा एक और आ रहा है PAV2 जो आ रहा है ROP रीजन में, दीज आर द प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये जो एरिया आप देख रहे हो ROP, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कितने साइट्स हैं, 3, उसमें इको R1 इसमें आता है, इको R1, BAM-H1 एंड SAL1। इसमें बेस्ट से आप याद रखना, बेस्ट मतलब BAM-H1 हो गया, E से अगर आप देखोगे तो इको R1 हो गया, S से क्या हो गया, SAL1, और T मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो आपको बेस्ट याद रखना है, और बेस्ट के थ्रू आपको याद रहेगा कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, एम्पिसिलिन के अंदर कितने होते हैं, ठीक है। तो यस बच्चा, नहीं नहीं बच्चे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस करना है। 3 3 नॉन रेजिस्टेंट में आपको 2 लिखने, वहां वो वाला वैसे तो पूछेंगे नहीं, मेनली जो आपसे पूछा जाता है वो रेजिस्टेंट जीन का, क्योंकि इसका आप यूज नहीं करोगे, वरना फिर आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ये साइट तो दे रखी है। अच्छा, एक प्लाज्मिड में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट हो वो प्रॉब्लमेटिक है, या कम रिस्ट्रिक्शन साइट हो, मतलब प्रॉब्लमेटिक मतलब कौन सा बेनिफिशियल है हमारे लिए, कम साइट होना या ज्यादा साइट होना, मतलब बेनिफिशियल कौन सा है, कम वाला। अगर आपके पास बहुत ज्यादा साइट है, जैसे इस प्लाज्मिड के अंदर देखो आप, बहुत ज्यादा साइट है, अगर आपने मल्टीपल एंजाइम्स यूज कर लिए तो इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, और जब वो छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे इट विल बी रियली डिफिकल्ट, मतलब एक पजल्ड हो जाएगा बिल्कुल। क्लोनिंग का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो इतना पजल्ड होगा कि आपको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आप अलग ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इट्स बेटर कि आप क्या करिए, जो भी प्लाज्मिड बना रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम साइट हो, राइट, और आप उसको यूज कर पाओ। जैसे पीयूसी के अंदर बहुत कम होते हैं, एक ही मिलेगा आपको, राइट। पीओसी के अंदर कम होता है, और लेक जेड जीन होता है, लेक आई जीन होता है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो आपने पहले पीबीआर 322 बना लिया, पीबीआर में भी आप क्या कर रहे थे, पी इज फॉर प्लाज्मिड, बी इज फॉर बॉलीवर, आर इज रॉड्रिग्यूज। 322 का मतलब क्या है, लैब में इस नंबर का प्लाज्मिड है ये, ठीक है। लैब में कौन से नंबर का, 322 नंबर का प्लाज्मिड है, उसके बाद सक्सेसफुल हुए तो इसलिए इसका नाम है पीबीआर 322। पीबीआर 322 में कितने सीक्वेंसेस, कितना अमाउंट, कितने बेस पेयर होते हैं, 4361। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके पीयूसी 19 के अंदर होते हैं 2686। उसी 19 एक दूसरा प्लाज्मिड है आपके पास जिसके पास 2686 बेस पेयर होते हैं, इसको इसके अंदर लेक जेड और लेक आई जीन होता है। यहाँ आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देख लिए, वहाँ दूसरे टाइप का अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अगर ये प्लाज्मिड होगा, ये पीयूसी 19 है। पीयूसी 19 के अंदर आपके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, हैविंग अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट होगी। के अलावा इसमें आपके पास लेक जेड और लेक आई का सीक्वेंस होगा। तो यू आर हैविंग दीज साइड्स, और एक आपके पास रिस्ट्रिक्शन साइड होगी।
तो दिस इज PuC-19। तो आपके पास ये दो प्लाज्मिड है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा इसमें अगर आप इस साइट पे मतलब कैसे इसको पहचानेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, जैसे मैंने आपको आपसे बोला कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर मान लो कि ये साइट थी, सपोज आपने बाम H1 पे कट कर दिया, ठीक है? अगर आप बाम H1 पे कट कर रहे हो तो बाम H1 पे कट करने के बाद you'll be फाइंडिंग आउट कि यहाँ सीक्वेंसेस आप दोनों को कट करोगे। बाम H1 से आप पहले अपने जो जीनोम था पहले आपने उसको वहां से कट किया, उसके पास भी वो साइट्स जनरेट होंगी। यहाँ पर इसको आप कट करोगे बाम H1 से तो आपके पास डिजायर्ड सीक्वेंस के पास भी वही सीक्वेंस ओवर हैंगिंग पार्ट है या जो एंड्स है जो यहाँ अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू मिक्स इट अप, और जब आप मिक्स कर दोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। उससे क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। हटने का मतलब नहीं, सीक्वेंस रहेगा लेकिन इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, जो सीक्वेंस था कंप्लीट सीक्वेंस था उस इंफॉर्मेशन को उसने आधा आधा ब्रेक कर दिया। जैसे आपके पास अगर मान लो कंटिन्यूस किसी टेक्स्ट के पेजेस है और उसके बीच में कोई दूसरा टेक्स्ट लगा दे तो आपका तो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वाला चीज यहाँ हो रहा है कि आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो था उसके अंदर आपने क्या कर दिया, यू हैव पुट योर सीक्वेंस देयर, राइट। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टू रीड आउट और टू मेक द प्रोटीन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द जीन, राइट। चलिए ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 क्या शो करता है, रिस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए, हाइंड 3 इकोआर1 बाम H1 साल1 PF सेकेंड ST क्लाव1 और एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R। ये सारी चीजें आपकी किसके पास होती है, PBR322 के पास होती है। PBR की फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। प्लाज्मिड बॉलिवर और रेड्रिग्यूज ने दिया था। 320 इज नंबर जिसके बाद ये बना, राइट। 322 के नंबर के बाद बना। कितने बेस पेयर होते हैं, 4361। कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दो। कौन कौन से, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पेसिलिन। इसके अलावा एक सीक्वेंस होता है ROP सीक्वेंस, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। ROP रोप, अगर रिवर्स में आप पढ़ोगे तो प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब एंजाइम आता है, जो प्रोसेस आपको इतनी इजी लगती है कि स्ट्रैंड जो है ओपन हो जाएगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लेन उतरता है तो रनवे पे जब रात का टाइम होता है तो आप क्या करते हो, लाइट्स बना देते हो, या आपने देखा होगा बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं कि प्लेन को यहीं उतरता है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ लैंड करेगा, ये प्रोसेस उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि प्लेन को लैंड कराना। और यूकैरियोटिक तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रोकैरियोटिक तो तब भी ईजी है, लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक में जाओगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इससे पहले क्या होता है कि जहां जहां आपके साइट्स हैं, जैसे मैंने बोला 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं ओरिजिन पे, राइट। तो ये जो प्रोटीन आप बोल रहे हो, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, ये प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन वही प्रोटीन है जो किस साइट पे जाके बाइंड करेंगे, पहले रेप्लिकेशन साइट पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे पहले जाके बाइंड कर जाएंगे, और जिससे हेलिकेज को इनएक्टिवेट, हेलिकेज एक्टिवेट हो जाएंगे। हेलिकेज क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रैंड ओपन करेंगे। भाई जब स्ट्रैंड ही ओपन नहीं होगा तो पॉलीमरेज लोड कैसे होगा, पॉलीमरेज तो सभी लोड होगा ना जब आप स्ट्रैंड को ओपन कर पाओ। तो उन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को ये बनाता है जिससे कि आप कर पाए डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो पाए और वहां क्या आ पाए, आपके पॉलीमरेजेस आ पाए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट हमने डिस्कस किया कि लेग जेड और उससे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला कि लेग जीन के थ्रू आप क्या कर सकते हो। यस सर। नहीं नहीं, रुक जा।
हेलो। ओके, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, और टॉपिक था हमारा, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि कैसे ट्रांसफॉर्मेंट जो बने हैं जो नहीं बने आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे विद द वन जीन जिसका नाम क्या है, लेग जेड जीन। ठीक है, ये क्या करता है, आप इसको क्या करते हो, जैसे जो नॉर्मल इस जीन का काम क्या होता है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो किसको ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोसाइड, बीटा ग्लैक्टोसाइड को। बीटा ग्लैक्टोसाइड को ब्रेक डाउन करने के बाद ये ग्लूकोज और लैक्टोज बनाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ई कोलाई सेल होती है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे मेनली, आपको अपने आप को फीड कराती है। एक कराती है ग्लूकोज के ऊपर, जो कि हमारा भी नीड है, ई कोलाई का भी वही होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक अलग तरीके से होता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का देखोगे तो उसमें हम ओपेरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ओपेरॉन है, कौन सा, लैक ओपेरॉन, राइट। तो वो ओपेरॉन इसी पे बेस्ड है कि उसमें कैसे पर्टिकुलर जीन एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू के कैसे, अगर सपोज ई कोलाई सेल है और उसके पास ग्लूकोज की जगह लैक्टोज आ जाए, तो वो अपनी मैकेनिज्म को, ऐसा तो होगा नहीं कि सेल ये बोलेगी कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, राइट। उस टाइम पे वो कैसे सरवाइव करे लैक्टोज पे। इसका नाम लैक ऑपरॉन क्यों रखा गया है, ये एक ऐसा ऑपरॉन है जो फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस्ड है, किसके, लैक्टोज के। ये लैक्टोज आएगा तो आप उसको ब्रेक डाउन करके कैसे यूज कर सकते हो, तो दिस लैक जेड जो लैक ऑपरॉन है वो उस पर बेस्ड करता है, उसी का एक जीन है लैक जेड। इस सब्सटेंस का जो बोला मैंने आपको, क्या एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज में आपको पता है अगर बीटा गैलेक्टोसाइड दिया तो ब्रेक डाउन कर देगा, तो इसकी जगह आप उस तरह एक सब्सटेंस प्रोवाइड करते हो, किसकी तरह, बीटा गैलेक्टोसाइड की तरह। ये सब्सटेंस कैसा होता है कि अगर इस पे इस एंजाइम ने, अगर सपोज ये लेगजेड जीन एक्सप्रेस हुआ होगा, एक्सप्रेस होने का मतलब क्या हो, किसी भी जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब क्या, कि हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। सारे डीएनए के सीक्वेंसेस ये नहीं होते कि प्रोटीन ही बनाते हैं। आप जो टीआरएनए बना रहे हो, आप जो एमआरएनए से तो प्रोटीन बनेगी बनेगी, बट व्हाट अबाउट द आरआरएनए और टीआरएनए, वो भी तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो भी तो एक्सप्रेशन हुआ ना। एक डीएनए का एक्सप्रेशन हमेशा प्रोटीन नहीं होता, एक डीएनए का एक्सप्रेशन या किसी भी सीक्वेंस का एक्सप्रेशन प्रोटीन से अलग आरएनए बनाना भी होता है। तो अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस ऐसा है जो प्रोटीन बना रहा है या आरएनए बना रहा है, तो वो भी एक्सप्रेशन हुआ। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो अगर मान लो कि ये जेड जीन है, अगर इसने अपना एक्सप्रेशन दिया तो ये कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। इसको आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अगर ये लेगजेड जीन था, आपके पास ये लेगजेड जीन है, ठीक है, आपने क्या किया, एक तो नॉर्मल कंडीशन है कि इसके अंदर आपने सीक्वेंस नहीं डाला है। सीक्वेंस नहीं डालोगे तो क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो उस केस में क्या होगा, आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंट दिया, ये सक्सीड हो गया, सक्सीड होने के बाद क्या करेगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज मिल जाएंगी। मतलब आपके पास जो कॉलोनीज मिल रही हैं वो इसके बेसिस पे आपको क्या किया, कॉलोनीज मिल गई और उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसका कलर क्या है, वो ब्लू, तो आपके पास इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर फेल हो गया, मान लो इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया, अपना जीन डाल दिया कोई, अब अगर मैंने यहाँ जीन डाल दिया तो ये लेगजेड जीन कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगा एंजाइम, नहीं बना पाएगा। अगर नहीं बना पाया तो क्या ये सब्सटेंस को ब्रेक कर पाएगा, नहीं करेगा, फेल हो गया। फेल हो गया तो जो सब्सटेंस आपने दिया था ब्लू कलर सब्सटेंस, उसका अंदर इंटरनलाइजेशन तो हो चुका है, मतलब सेल तो वो उसको ले लेगी लेकिन ब्रेक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि ये बीटा ग्लैक्टोसाइड की तरह है बिल्कुल। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर कॉलोनीज मिल जाएंगी, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेगजेड जीन होगा तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। चलो, उसके बाद फैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें एक बहुत फेमस केस होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। ये आपके पास एक ऐसा पैथोजन है जो डाइकॉट प्लांट्स का होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, तो किस में मिलेगा, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स में, राइट। इसके पास एक पीस ऑफ डीएनए है, मतलब हम इस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये किसको इन्फेक्ट करता है, डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, और इसके पास एक पीस ऑफ डीएनए होता है जिसको बोलते हैं टी डीएनए। ये टी डीएनए होता है, और अगर ये टी डीएनए अगर ये इंसर्ट करा रहा है किस सेल के अंदर जिसको इसने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद वहां पर क्या बनाता है, पुरगॉल। और ये क्या बनाता है, स्पेशली दो चीजें रिलीज करता है, एक ऑक्सिन और एक
साइटोकाइनिन। आपको प्लांट में पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है डिवीजन के लिए। तो सेल्स क्या होते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करने लगते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर देता है कि बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा वहां क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाए, राइट। तो ये क्या करता है, अब आप सोचो कि इसके पास इतनी अच्छी मैकेनिज्म है कि ये जो होस्ट प्लांट है उसके डीएनए में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। चेंजेस ही तो कर रहा है कि इसने अपना टीडीएनए डाला और उसके अंदर क्या कर दिया, उसकी सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज होने लगा और आपका साइटोकाइनिन रिलीज होने लगा, मतलब कुछ जीन पे फंक्शन कर रहा है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो क्यों ना हम इस मैकेनिज्म को यूज कर लें अपने सीक्वेंस को डालने में। भाई ये टीडीएनए ऐसा हुआ ना कि जो मॉडिफिकेशन कर रहा है प्लांट के अंदर, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी टीडीएनए को यूज कर लें, क्योंकि इसके पास वो सारे सीक्वेंस होंगे दोज आर रिक्वायर्ड टू चेंज द सीक्वेंसेस इन द प्लांट, वो भी होस्ट आप ले रहे हो, राइट। तो इस टीडीएनए को यूज करते, तो ये करता क्या है, नॉर्मल प्लांट सेल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ट्यूमर में, एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। उसके इंसर्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। और स्पेशली मैंने बोला सेल के डिवाइड करने में बहुत ट्यूमर टाइप की ग्रोथ बन जाएगी, उसको ट्यूमर गर्ल भी बोलते हैं, राइट, वो बन जाएगा। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग ये जो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस है हैज नाउ बी मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स, के आप इसको ऐसा चेंज करोगे कि जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं आपने उनको मॉडिफाई कर दिया, नाउ यू आर जस्ट यूजिंग इट एज अ वेक्टर। ये जो टीआई प्लाज्मिड, जो टीडीएनए था, अब इसको आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो प्लांट्स में जितने भी साइड इफेक्ट कॉज करता था आपने उन जीन्स को हटा दिया। यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर व्हाट, यू आर जस्ट यूजिंग इट टू एक्सचेंज द डीएनए और सेंडिंग द डीएनए इनटू द होस्ट सेल, क्योंकि वहां आपको मॉडिफिकेशन करना, राइट। तो इट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन्स ऑफ आर इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। क्योंकि आपको पता है जैसे वायरस के पास क्या होते थे, इंटीग्रेस सीक्वेंसेस, राइट। इंटीग्रेस सीक्वेंसेस होते हैं कि इजीली आप दूसरे के सीक्वेंस के साथ जाके अपने आप को इंटीग्रेट कर पाओ। तो ये वाले सीक्वेंसेस इसके पास भी होंगे जो हेल्प कराएंगे, राइट। तो उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए ये एक टीआई प्लाज्मिड दिखाया गया है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी हैं, इसके पास इस टीएनए का, इसको जो टीआई प्लाज्मिड आपने क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये एक टीडीएनए है, इसमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, कॉस साइट्स है, दीज आर द साइट्स जो आपके इंसर्शनल जो आप कनेक्ट करते हो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये आपका टीडी। तो आपने ये एक प्लाज्मिड बना लिया, किसको यूज करके, टीडीएनए को यूज करके आपने एक क्या बना लिया, प्लाज्मिड बना। तो ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि आपके पास क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस है बैक्टीरिया, इससे आपने क्या निकाला, ये टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया। पे ये सीक्वेंस कौन सा है, टीडीएनए, राइट। अब टीडीएनए के अंदर आपने क्या किया, डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसमें डाल दिया, जो प्लाज्मिड था उसके अंदर डाल दिया, राइट। जो इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया, मतलब एक तरीके से आपने उसके अंदर टीडीएनए के अंदर डाल दिया। नाउ इट इज फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म जैसे ये फॉलो करता था, किसके लिए, जैसे नॉर्मल के लिए फॉलो करता था कि ये प्लांट में जाएगा और उसके क्रोमोसोम के साथ इंसर्टेड टीडीएनए कैरिंग न्यू जीन्स, प्लांट विद न्यू ट्रेट। अगर आप चाहते हो किसी प्लांट में न्यू ट्रेट डालना तो यू कैन यूज दिस टीडीएनए, टी प्लाज्मिड, राइट। तो इस तरीके से आप फंक्शनिंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई इतना इजी तो होता नहीं है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जो कोई भी डीएनए आ रहा है वो सेल के अंदर चला जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो, सपोज कोई आपके घर पे आए और आपको बोले कि यार ये इंडिविजुअल है, इसको ऐसा करो आप 10 दिन के लिए अपने घर में रख लो, रैंडम कोई भी, तो आप रख लोगे, नहीं रखोगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो बंदा आ रहा है पहले वो आपको कन्विंस करे कि यार देखो ये बच्चा है, इसके पेरेंट्स हो सकता है कि ट्रेन उनकी निकल गई, अब वो बहुत दूर से लोग आएंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे, छोटा बच्चा है, तो दिस अ काइंड ऑफ कन्विंसिंग, राइट। सेम काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग विद द सेल्स, कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट करते हो तो सेल्स बहुत इजीली मटेरियल को नहीं लेती। तो आपको पता है कि डीएनए कैसा मटेरियल है, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मटेरियल, और आपको पता है कि किसी भी मेम्ब्रेन से हाइड्रोफिलिक मटेरियल का अंदर जाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो किसका बना होता है, आप देखोगे फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो नेचर में कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। अगर वैसे तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जो मेन जो बीच का लेयर है दैट इज अ टोटली हाइड्रोफोबिक, राइट। कि आपका हेड रीजन कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, बाहर से दिखाने के लिए कि बाहर से तो हम ऐसे हैं लेकिन अंदर से आपको पता है कि कितना खतरनाक है वो, राइट। तो वो किसी भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को नहीं आने देगा, राइट। तो इस केस में आपके पास क्या है, जैसे ये फ्री डीएनए, नॉर्मली आप क्या करते हो, इन्वायरमेंटल सिग्नल्स दे रहे हो, वो सिग्नल कैसे हो सकते हैं, उस सिग्नल के केस में वी आर यूजिंग द कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट हम देते हैं, राइट। और इससे होता क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड इंटरेक्ट विद द नेगेटिव चार्जेस विच लीड्स टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल एनवायरनमेंट। ये क्या क्रिएट करता है, जो कैल्शियम चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्या कर रहे हैं कैल्शियम आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल एनवायरनमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल एनवायरनमेंट। किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है, कैल्शियम आयन के थ्रू। और इसमें आप बहुत चिल्ड टेम्परेचर आप दोगे, टेम्परेचर बहुत कम होगा, राइट। दैट विल बी हेल्पिंग टू सेल टू एक्सेप्ट द थिंग्स, राइट। जो भी आपका नया डीएनए उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं कैसे मतलब आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो माइक्रो इंजेक्शंस, राइट। आप एक तो तरीका हो गया कि आप कैल्शियम क्लोराइड से आप ट्रीट करा दो, तो कैल्शियम क्लोराइड कोई पोर क्रिएट नहीं कर रहा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम क्लोराइड कोई पोर क्रिएट नहीं करता, इट इज क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल एनवायरनमेंट फॉर द इनकमिंग ऑफ द डीएनए, राइट। बट ये कोई पोर नहीं क्रिएट कर रहा। अगर किसी में कोई स्टेटमेंट ये आता है कि ये जो है कैल्शियम आयंस जो है कोई पोर क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू आता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एक तो दूसरे मेथड क्या हो सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। यू आर यूजिंग द माइक्रो इंजेक्शन, और उन माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू आप सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर आप कुछ इंजेक्ट कराना चाहते हो तो डायरेक्टली पूरी प्रोसेस को बाईपास करके आप माइक्रो इंजेक्शन यूज कर लीजिए और उसमें इंसर्ट कर दीजिए। दिस इज द इजी वे कि आप, ये क्या है, पाइपेट है। तो देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा दीज आर द माइक्रो पाइपेट, जिसके थ्रू आपने क्या कर रखा है, सेल को सक कर रखा है उसकी टिप पे। और माइक्रो पाइपेट इतने छोटे होते हैं जिसको आप मतलब ये जब प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे होगे तो एक माइक्रो पाइपेट होगी, और उस माइक्रो पाइपेट के अंदर आपने सेल को सक करा के रखा होगा। सक करने का मतलब बिल्कुल उसके टिप पे बेस सेट है, ये सेल फिक्स है यहाँ, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोपिकली आप जो ये निडल यूज कर रहे हो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि ये आपने देखा होगा कि अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे जो टेस्ट ट्यूब वाला बेबी का अंदर जैसे स्पर्म और ओवा के बारे में हम बात करते हैं, तो बहुत उसमें माइक्रो इंजेक्शन का यूज होता है, तो आप माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हो। दूसरा एक मेथड है जीन गन बैरल। ये जीन गन बैरल जो बॉलिस्टिक और जीन गन आप यूज करते हो, इसमें क्या करते हैं, लाइक वी आर थ्रोइंग द जो सीक्वेंसेस जो भी आपके पास हैं, जो भी जीन है, आप उसको बहुत एनर्जी के साथ क्या कर रहे हो, सेल पे थ्रो कर रहे हो। मतलब आप इस सीक्वेंस के साथ कर रहे हो, और ये गोल्ड कोटेड है। गोल्ड कोटेड एक कुछ बॉल्स होती हैं, उनके ऊपर सीक्वेंस कोटेड रहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे नॉर्मल जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं ना कुछ भी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए भी आपको सैंपल को कोटिंग करानी पड़ती है। तो मेरा एक सैंपल था, एक नहीं बहुत सारे सैंपल थे, मतलब मैं बर्बाद हो गया था सैंपल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में। क्योंकि उससे पहले मतलब आपने सैंपल प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद आपको उसको गोल्ड की कोटिंग करानी पड़ेगी। तो इतना तो मैं वाइफ के लिए गोल्ड बनवा लेता जितना सैंपल मैंने अपने देखने के चक्कर में सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसिलिटी को दिया जेएनयू में। मतलब मेनली दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एम्स में भी है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मतलब मेनली दे आर जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो भी सैंपल होते हैं उससे पहले गोल्ड की कोटिंग करी जाती है। गोल्ड की कोटिंग के बाद देन यू कैन सी इट, राइट। उसमें आपके जो एटम्स होते हैं वो सेपरेट करके फिर आपके जो सेल्स होंगे बहुत ईजिली आप देख पाओगे बहुत अच्छे से। कभी आप मेरे पास आओगे तो मैं दिखाऊंगा आपको रियल पिक्चर कैसी लगती है सेल्स की, बहुत मतलब यू कैन सी इट। लाइक मैंने जो सैम यूज़ किया है, पर्सनली यूज़ किया है, इसलिए बता रहा हूँ। इस सैम में मतलब इतनी क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी, बड़ी सी पूरी सरफेस का, जैसे जो आपके एनसीईआरटी की जो भी इमेजेस हैं वो सब एनिमेटेड है। तो रियल पिक्चर नहीं है, मैं आपको रियल पिक्चर कैसा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं पीपीटी में डाल के लाऊंगा। नेक्स्ट टाइम पीपीटी में आपको रियल पिक्चर दिखाऊंगा कैसे दिखता है सेल का, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब सेल का सरफेस पे जो मॉडिफिकेशन है ना, वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप क्या करते हो, यू आर जस्ट थ्रोइंग द डीएनए प्री कोटेड गोल्ड पार्टिकल, और ये टारगेट प्लांट सेल्स हैं, और इन टारगेट प्लांट सेल्स के अंदर आपका जो भी मटेरियल है वो इजीली चला जाएगा। तो दीज मेथड्स आर देयर आल्सो, जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या थी, क्या क्या उस प्रोसेस के अंदर होता था। सबसे पहले आपके पास जो डीएनए है उसको क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है। आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, बहुत सारे पीसेस में ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या किया, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। मैंने बोला कि जैसे किसी भी इंडिविजुअल का आप डीएनए ले लीजिए, किसी का सेल का, पहले आप उसको फ्रेगमेंट करिए, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोसिस से उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए मल्टीपल पीसेस में। उसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट ले लेंगे, जो डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है। किस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू,
इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया और उस फ्रेगमेंट को आपने आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एम्पलीफिकेशन। जो सीक्वेंस आया है वो तो आपके पास एक फ्रेगमेंट आया है, आप चाहते हो उसकी मिलियंस बिलियंस कॉपीज बन जाए। किससे करोगे? पीसीआर से करेंगे, ठीक है। पहला हमने क्या किया, मान लो किसी इंडिविजुअल का इनका मैंने डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकालने के बाद आपने उसको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। सेल्स ली, सेल्स लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन करने के बाद आपने क्या किया? जो डिजायर्ड जो डीएनए का सीक्वेंस है, जो फ्रेगमेंट है, उसको आइसोलेट कर लिया। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब वो जो फ्रेगमेंट आया वो एक फ्रेगमेंट है, आपको क्या करना है? मल्टीपल कॉपीज करनी है। किसके थ्रू करेंगे? पीसीआर के थ्रू करेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमें अपना डिजायर्ड सीक्वेंस मिल गया, अब हम उसको किस में डालेंगे? किसी व्हीकल में डालेंगे जिसका नाम क्या है? वेक्टर। तो आपने लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आप किस में कर दोगे? वेक्टर में कर देंगे, राइट। वेक्टर में कर दिया। नाउ इट्स इजी। अब इसको कहां डिलीवर करना है? ट्रांसफरिंग द एलियन डीएनए इनटू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, जहां पर आप चाहते हो ये एक्सप्रेस करे, राइट। तो वहां हमने क्या कर दिया? इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसको क्या करना है? कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्जर स्केल, जिनको क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। आप हर एक्सपेरिमेंट लैब में तो करोगे नहीं। लैब में जो एक्सपेरिमेंट लगाए जाते हैं फ्लास्क में बहुत कम कम अमाउंट में लगाए जाते हैं। एंड बिलीव मी, एक एक केमिकल इतना महंगा होता है कि एक बार मेरे लैब में, मतलब जिसमें मैं काम कर रहा था, मतलब पावर बैकअप का कुछ प्रॉब्लम आ गया और अराउंड 4.5 लाख के एंजाइम खराब हो गए विद इन आवर। क्योंकि -80 अगर आपका बंद हुआ तो आपकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। इतना मतलब इतना सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स, और बहुत कम अमाउंट में, मतलब आपको अमाउंट मिलेगा माइक्रोग्राम। मतलब आपको ये लगेगा कि यार मैं 1 लाख पे कर रहा हूँ इस एंजाइम के लिए जिसका अमाउंट है माइक्रोग्राम। अब आप सोचोगे माइक्रोग्राम मैं लूंगा कैसे? उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको लिक्विड फॉर्म में आप लेते हो, फिर यूज करते हो। मतलब एक बार धोखे से अगर आपकी पाइपेट आपने यहाँ से यहाँ कर दिया तो आपके 1 लाख रुपए उड़ गए हवा में। ये धोखे से आपने ज्यादा रिलीज कर दिया। मतलब इतना सेंसिटिव काम है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो बहुत, एक तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, मतलब बिना फंड्स के तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? बायो रिएक्टर्स में आपको करना है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती है? जो फार्मा की कंपनीज है, जो भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वो मेनली पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर इसी वजह से जो मेडिसिन होती है उनका प्राइस ज्यादा होता है। 10 से 12 साल तक आपको पता है उसकी रॉयल्टी आपको देनी पड़ती है, इसलिए वो स्टार्टिंग में बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आपको लार्ज स्केल पे किस में बनाना है? बायो रिएक्टर्स में बनाना है, और उसके बाद फाइनल आप प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहला मेथड क्या? आपको क्या आइसोलेट करना है? डीएनए आइसोलेट करना है। तो डीएनए कहाँ से आइसोलेट करना होगा? अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है तो कौन सा एंजाइम क्यों करेंगे? लाइसोजाइम। अगर फंजाई यूज करना है तो काइटिनेज। प्लांट सेल तो सेलुलेज। क्या एनिमल सेल के लिए आपको कोई ऐसे एंजाइम की जरूरत है? क्योंकि कोई सेल वॉल नहीं है। तो इन नॉर्मल सेल्स में आप नॉर्मल होमोजेनाइजेशन की एक मैकेनिज्म होती है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सेल को रप्चर करना होता है। किसको रप्चर करना है? सेल को रप्चर करना है। आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर बहुत सारे, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर सेल ले ली, और एक होता है होमोजेनाइजर, एक ट्यूब होती है वो बहुत तेजी से घूमती है। आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में लगा दो, मतलब एक फाल्कन ले लो, उसमें सेल्स ले लिया आपने, और उस ट्यूब को जैसे पंखा, जैसे ये रॉड लगी है जैसे घूम रहा है, उस पर ब्लेड लगे होते हैं, मतलब कटे हुए होते हैं, एजेस ऐसे शार्प होते हैं उसके, और उसमें आप अपना सोल्यूशन डिप कर दो। ये सबसे सिंपल होमोजेनाइजर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एनिमल सेल यूज कर रहे हो, आपने क्या किया? होमोजेनाइजर अपना ट्यूब डाल दिया, आप सेल जितनी रप्चर हो सकती है वो उसमें रप्चर हो जाएंगे। आप बोलोगे इससे तो हमारा डीएनए भी हो जाएगा, बट वी नीड इट इनटू द पार्शियल सेगमेंट्स। हमें तो जीन चाहिए, और इतना बड़ा जेनोमिक सीक्वेंस है, पहले तो आपको सेल को रप्चर करना है। तो आपने क्या किया? सेल को पहले रप्चर कर दिया, फिर आप क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूज करोगे। तो इन ऑर्डर टू गेट द डीएनए इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज ट्रीटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, जिसमें क्या करना है? आरएनएज एंड प्रोटीएज। क्योंकि उस कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा? आपने सेल्स को रप्चर किया, अब आप करोगे सेंट्रीफ्यूज, तो जितनी भारी भारी चीजें होंगी वो क्या करेंगी? नीचे आ जाएंगी। सबसे पहले आपने उसका पैलेट ले लिया, अब इस पैलेट को आप अलग अलग केमिकल से ट्रीट करते हो। उन केमिकल्स में क्या क्या हो जाएगा आपके पास उस केमिकल में सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये तो बाद का सीक्वेंस है जब डीएनए आइसोलेट हो गया, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है? प्रोटीएजेस यूज करने हैं, आरएनएज यूज करना है, क्योंकि आपके पास डीएनए आ जाएगा, मिक्सचर जो आएगा, सेल्स तो भारी भारी होगी, नीचे चली जाएंगी, डीएनए वगैरह जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड पार्ट में ऊपर आ जाएंगे। अब उस पार्ट में आप क्या क्या डालोगे? प्रोटीएज डाल दो, प्रोटीन डिस्ट्रॉय, आरएनएज डाल दिया, आरएनए डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय होके सेटल डाउन होते रहेंगे, ठीक है। आपके पास अगर आप प्योर डीएनए देखोगे तो ऐसा दिखेगा, आप कहोगे यार, मतलब बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब मैंने पहली बार आइसोलेट किया डीएनए। सच में मेरा दिल टूट गया कि डीएनए मैंने आइसोलेट किया और ऐसा दिख रहा है।
इससे अच्छा तो मैं कुछ और देख लेता। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पूलिंग। मतलब ये जो फिनोमेना है इसमें आप क्या करते हो, जैसे जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको कल्चरिंग करनी पड़ेगी प्लेट की। आप क्या करते हो, बैक्टीरिया को एक लूप होता है उस पर टिप पे लेते हो और फिर उसकी स्प्रेडिंग करते हो प्लेट्स पे, जैसे कॉलोनीज बन जाए। तो उसी लूप को हम यूज करते हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा है लूप दिखाया जा रहा है, इस लूप को आप इसके अंदर डालते हो और डीएनए को पिक कर लेते हो। अब आप बोलोगे डीएनए इतना छोटा कैसे पिक कर रहे हैं? दिस इज अ बल्क ऑफ द डीएनए। ये जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस आप देख रहे हो, दिस इज द डीएनए। जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट भरा होता है कि यार अच्छा डीएनए ऐसा दिख रहा है यार, बहुत बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो प्योर डीएनए आप लेके सेंट्रीफ्यूज करोगे, इसको आप इथेनॉल के साथ करोगे तो ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, और फाइनल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्पूलिंग। स्पूलिंग इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है जिसको आपने चिल्ड एल्कोहल के अंदर डाला था, उसको लूप से आइसोलेट करने की प्रोसेस को ही स्पूलिंग बोलते हैं। स्पूलिंग कुछ भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं है, बस आपने एक लूप डाला। लूप इज द वन जिसको आप यूज करते हो कॉलोनीज बनाने के लिए। तो पहले एक फ्लेम पे गरम करते हैं स्टरलाइज करने के लिए, उसके बाद कॉलोनीज पिक करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत यूज होता है। तो उससे आप क्या करते हो, डीएनए को पिक कर लेते हो। दिस इज द मेथड जिससे आपने क्या आइसोलेट कर लिया, डीएनए आइसोलेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट कर दिया, सेकंड स्टेप क्या, रिस्ट्रिक्शन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस यूज करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। किसके थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। आपने सेपरेशन किया, कल मैंने आपको मशीन दिखाई थी, एनोड कैथोड उस पे लगे थे, उस पे जेल हमने कास्ट किया था। उसके थ्रू वेल में आप क्या कर सकते हो, अपना सैंपल डाल के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर सकते हो। तो आपने सेपरेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम। किसका मीडियम होता है, एग्रोज का मीडियम होता है। एग्रोज का बना होता है, राइट। कैसा होता है एग्रोज, नेचुरल पॉलीमर होता है ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है, इससे आप क्या कास्ट कर लेते हो, एक जेल कास्ट करते हो, उसके अंदर वेल्स होते हैं जिसमें आप अपना सैंपल लोड करोगे और सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू कौन सा इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट, जो उसके साइज के बेसिस पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या कर देता है, अलग कर देता है, सीविंग इफेक्ट। और फाइनली हम इसको किसकी हेल्प से देख सकते हैं, व्हाट वाज द केमिकल, ईटीबीआर बोलते हैं। ईटीबीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे डीएनए को और किसे उससे देख सकते हैं, एक्रिडेन ऑरेंज। ठीक है, तो ईटीबीआर, ईटीबीआर कैसे दिखेगा आपको, जब आप देखोगे यूवी में, नॉर्मली आप नहीं दे सकते। कैसा होता है, कैंसरस होता है, कार्सिनोजेनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटीबीआर इज कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो प्यूरिफाइड जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं आर जनरली एम्पलीफाइड थ्रू पीसीआर। आपके पास अभी तक क्या सेगमेंट, क्या प्रोसेस हमने देखी, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद उसके फ्रेगमेंट कर लिए, ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद उसको आइसोलेट किया किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसको देख लिया। और जो जेल में जहां पर भी वो बैंड मिलेगा आप उतना जेल कट कर लोगे। फिर हमारे पास केमिकल होता है, उसके थ्रू बस वो जेल जेल डिजोल्व होगा, डीएनए अलग आ जाएगा लिक्विड में। ठीक है, तो आपके पास जो ये एग्रोस का जेल होता है, इसमें आप एक एंजाइम डालते हो जिससे जेल तो मेल्ट कर जाएगा और बाकी का जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो सोल्यूशन में आ जाएगा। उस डीएनए के फ्रेगमेंट को आप यूज कर सकते हो। तो उसको हमें कैसे यूज करना है, या उसके बाद हमें क्या करना है, मैकेनिज्म यूज करनी है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको दिया था कैरी मोलिस ने। इन 1985, ये 1985 में आया था। इससे पहले हम कैसे क्या करते थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कैसे इसकी कॉपीज बनाते थे बताइए। इससे पहले आपके पास क्या मेथड था, सिंपल क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। पीसीआर के आने से पहले ऐसा नहीं था कि हम फ्रेगमेंट्स की कॉपी नहीं बना रहे थे, कॉपी बना रहे थे लेकिन लिमिटेड कॉपीज। भाई आपको जितना प्लाज्मिड नंबर है, जितने आपके जो फाजेस हैं, जितने नंबर बढ़ा सकते हैं आप उतनी तो कॉपी बना पाओगे। लेकिन क्या पीसीआर के आने के बाद आपके पास कोई लिमिटेशन है, आप 50 मिनट का पीसीआर लगाइए, बहुत इजी है। मतलब आप जाओ चाय पी के आओ वापस और आपको इतने बहुत लगती बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे इजी मैकेनिज्म है पीसीआर। आपके पास एक मशीन दे दी जाती है, बस आपको एपेंड्रॉफ लेना है, उसके अंदर रखना है और आप चले जाओ फिर ऐश करने। ऐश करने मतलब इन द सेंस कैंटीन में जाइए, बैठिए, 1 घंटे बाद आइए और आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं उसकी। ठीक है, तो बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं करना। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डिजायर्ड क्या डालना है इसके अंदर, डीएनए डालना है। ये है आपका डिजायर्ड डीएनए। अब लेकिन क्या ये प्रोसेस इतनी इजी है, आपका जीनोमिक डीएनए था, आपने एक पार्ट लिया, उसके अंदर भी जो डीएनए का पार्ट लिया है उसमें स्पेसिफिकली आपने वही जीन नहीं लिया है, उसके साथ बहुत सारे जीन होंगे। आपका तो पूरा जीनोमिक डीएनए है। मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि आपके पास जीनोमिक डीएनए है। सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा ना। सपोज मान लो मुझे इंसुलिन का जीन चाहिए,
तो मैं इंसुलिन का जीन कैसे फाइंड आउट करूं? मुझे पता होना चाहिए ना कि इंसुलिन का जीन कैसा है। तो मेरे पास इंसुलिन का जीन का सीक्वेंस ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू या जीन को ऑलरेडी सीक्वेंस कर लिया गया था, ठीक है। आप मुझे सीक्वेंस ऑलरेडी पता है, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? प्राइमर्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चे? दो प्राइमर्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और एक होता है रिवर्स प्राइमर, या बैकवर्ड प्राइमर्स भी बोल सकते हैं, राइट। कौन से प्राइमर हो गए? एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक बैकवर्ड प्राइमर। ये प्राइमर जो होते हैं इनकी लेंथ बहुत कम लेंथ के बनाए जाते हैं। आप देखोगे 14 टू 18 बेस पेयर के अराउंड इनकी लेंथ होगी। और ये क्या करते हैं, इनके इनिशियल सीक्वेंसेस किससे मैच करते हैं? इनके इनिशियल सीक्वेंसेस हमारा जो डिजायर्ड जीन है उससे मैच करते हैं। मान लो कि ये मेरा डिजायर्ड जीन है, ये पूरा सीक्वेंस डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जीनोमिक डीएनए, और इसमें ये जो रेड वाला सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये मेरा कैसा है? डिजायर्ड सीक्वेंस है, जो मुझे चाहिए। लेकिन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? इसके लिए मैंने डिजाइन करा है कंपनी से। स्पेशली कंपनीज होती हैं जिनको आप रिक्वायरमेंट भेजते हो, तो वो आपकी क्या बना के देती हैं? बेस पेयर बनाते हैं। एक बेस पेयर के लिए 18 रुपए चार्ज करते हैं, 18 रुपीज फॉर वन बेस पेयर। अभी मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, तो आपके जितना भी प्राइमर की रेट होगा उस हिसाब से आपकी कीमत आ जाएगी प्राइमर की। तो ये प्राइमर्स आप डिजाइन करा सकते हो कि इतने टेम्परेचर पे स्टेबल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी फुलफिल करके देती है। क्योंकि अगर आप प्राइमर बनाने ही बैठ गए तो जिंदगी, मतलब आपका पीएचडी का 7 साल इसी में प्राइमर बनाने में निकल जाएगा, राइट। तो अब ये क्या करता है, ये जो जीन है इसके फॉरवर्ड साइड पे आप देख रहे हो, ये लग गया एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक यहाँ लग गया, राइट। ये आपके पास फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, ये आपके पास रिवर्स प्राइमर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपके पास जो डिजायर्ड जीन था उस जीन के स्टार्टिंग में और बैक में एक प्राइमर लग गया, जो क्या बनाएगा? आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि क्या ना लगे? प्राइमर ना लगे। जब अभी आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे या आरएनए का सिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि पॉलीमरेज तब तक काम नहीं करता जब तक कि उससे पहले क्या ना लगे? प्राइमर ना लगे, राइट। तो यहां पर भी सेम चीज होती है, आपको क्या चाहिए होते हैं? प्राइमर चाहिए होते हैं। और प्राइमर में सबसे पहले आपने क्या किया? डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन के लिए आपने क्या टेम्परेचर दे दिया? अराउंड 93 टू 95 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इतना आपने टेम्परेचर दे दिया, उससे क्या हुआ? दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद उस पर क्या लग गए? प्राइमर्स लग गए। और इस प्राइमर्स के लगने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनीलिंग। इस अनीलिंग की प्रोसेस में आप देखोगे इसमें आप टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कर देते हो 50 से 70 के अराउंड। वो डिपेंड करेगा आपका प्राइमर कैसा है। जो टेम्परेचर पहले आप 95 पे रख रहे थे, नाउ आपने कितने पे कर दिया? 50 से 70 के बीच में। वो डिपेंड करेगा कैसा प्राइमर है, ठीक है। अच्छा, प्राइमर की खास बात कि प्राइमर में 40 से 60% तक आपके जीसी कंटेंट होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द जो कंटेंट है उसमें आपके मिक्स हो, एटीजीसी इक्वल प्रोपोर्शन में, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं, आप कौन सा एंजाइम दोगे? डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस से एक एंजाइम आइसोलेट होता है जो बहुत थर्मोस्टेबल होता है, और ये एंजाइम अपना ऑप्टिमम, अगर इसका टेम्परेचर देखते हैं तो 72 होता है, लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है 94 तक, 94 95 तक ये सर्वाइव कर सकता है, थर्मोस्टेबल है, राइट। तो ये एंजाइम आप इसमें ऐड कर देते हो। साथ में क्या ऐड करते हो? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा? डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये सारे क्या हैं? जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपने क्या किए? सारे ऐड कर दिए जो जो रिक्वायरमेंट है। भाई आपका रॉ मटेरियल आपके पास ब्रेक्स नहीं होंगे तो पॉलीमरेज काम कैसे करेगा, राइट। आपने इसको कर दिया। उसके बाद आप इसकी साइकिल्स रन कर लीजिए। 30 साइकिल्स के बाद आपके पास बनेंगे बिलियंस एम्प्लीकॉन्स। इसका फॉर्मूला होता है एमएफ इज इक्वल टू एम आई इंटू 2 रेज टू द पावर एन। क्या मतलब हुआ इसका? एम एफ का मतलब है, अगर आपको ये पता करना है, सपोज मैंने 30 साइकिल्स रन नहीं करनी है, पीसीआर में नंबर होता है कि आपको कितनी बार ये साइकिल रन करनी है। ये साइकिल रन करने का मतलब एक साइकिल में 3 स्टेप, कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और लास्ट में एक्सटेंशन, इसको इलोंगेशन भी बोलते हैं, राइट। ये टेम्परेचर पे हो रहा है 72, मतलब आपका पूरा डीएनए बढ़ता चला जा रहा है, राइट। अब इसमें 3 स्टेप हैं, इस 3 स्टेप की मल्टीपल साइकिल होनी है। कितनी? 30 साइकिल। 30 साइकिल के बाद आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाती हैं, 10 टू द पावर 9 कॉपीज आपके सेगमेंट की। आप सोचो कितने स्पेसिफिकली आपने अपना डीएनए का जो सीक्वेंस था उसको एम्पलीफाई कर लिया, राइट। अब ये एम्पलीफाई हो गया, इसका फॉर्मूला क्या है? एम एफ इज इक्वल टू एम आई इंटू 2 रेज टू द पावर एन। इसका मतलब क्या है? एम जो आपको बता रहा है फाइनल नंबर ऑफ व्हाट? फाइनल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं उनकी कॉपीज। और इनिशियल आपके पास कितना होता है? 2।
इनिशियल कितने स्ट्रैंड थे? 2 स्ट्रैंड थे, और उसके आपकी कितनी कॉपीज हो गई? जो 30 साइकिल्स है, अगर आप इसको करोगे 20 साइकिल्स में अगर आप करेंगे तो 20 साइकिल में मिल जाता है 1 मिलियन, 20 साइकिल में 1 मिलियन, 30 साइकिल में 1 बिलियन। इतनी कॉपीज आप पीसीआर के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। पीसीआर कर लिया, पीसीआर करने के बाद आपकी मल्टीपल कॉपीज आ गई। मल्टीपल कॉपीज को आप क्या करोगे? लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, किसके थ्रू? डीएनए लाइगेज के थ्रू। आपने जो आपका सीक्वेंस चाहिए था उसको आपने पीसीआर से बना लिया। पीसीआर से बनाने के बाद आपके पास वेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, कौन सा? पीबीआर 322। उसके साथ आपने क्या कर लिया? इसको लाइगेट कर दिया। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। कैसे कर रहे थे? वी जस्ट नीड अ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आपको चाहिए, आप सपोर्टेबल कंडीशन बनाइए, कॉम्पिटेंट सेल बनाइए, और ये क्या चला जाएगा? वेक्टर उसके अंदर आ जाएगा, या आपका इंसर्शन हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स आर सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स है आपके पास? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स और LEX-Z, राइट, उसको आप यूज कर सकते हो। व्हाट एल्स? कल्चरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स, जिसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज। अब आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको सेल को भी तो ग्रो करना है ना। तो लैब में तो हम क्या करते हैं, बड़े एक फ्लास्क में सेल्स लिया, मीडिया दिया, ग्रो कर लिया, लेकिन यू रिक्वायर्ड ऑल दीज थिंग्स एट द लार्जर स्केल। तो आपको क्या चाहिए होगा? बायोरिएक्टर्स चाहिए होंगे। तो बायोरिएक्टर्स होते क्या है? दीज आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूजिंग द माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन सेल्स, एंड प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। कौन कौन सी? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। आप क्या करते हो? बड़े बड़े से वेसल्स बनाते हो जिसमें ये सोफिस्टिकेटेड रिएक्शंस के आप टेम्परेचर हो चाहे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो? ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। चलिए, तो इन बायोरिएक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। लेबोरेटरी में अगर आप सेम रिएक्शंस करोगे तो कैसे होंगे? स्मॉल स्केल पे होंगे। बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल पे होंगे। ऑप्टिमल कंडीशंस को मेंटेन करना लेबोरेटरी के अंदर इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास सारी चीजें बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है लेबोरेटरी में, तो वहां मेंटेन करना मुश्किल होता है। बायोरिएक्टर्स में आप देखोगे, बायोरिएक्टर्स में जो ऑप्टिमल कंडीशन है, यस में यस हो जाएगा, भी इन्होंने नोट लिख रखा है। ग्रोथ रेट ऑफ सेल, ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स क्या होता है? इसमें ऑप्टिमल नहीं होगी, लेकिन बायोरिएक्टर्स के अंदर ऑप्टिमल होगी। प्रोडक्शन देखेंगे तो स्मॉल स्केल है, और यहाँ पर कैसा है? लार्ज स्केल है। ऑब्वियसली बायोरिएक्टर्स के अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। तो जो कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या यूज होता है आप देखते हो। यू आर यूजिंग द सिलेंड्रिकल विद कर्व्ड बेसिस। उसके अंदर स्टिरर होगा, एजिटेटर सिस्टम होंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट्स, राइट। और इसको आप क्या कर सकते हो? जैसे आप सिलेंड्रिकल जो फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स, facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप लार्ज स्केल पे रिएक्शंस लगा सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस, राइट। अब इसमें दो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास स्टीरिंग टाइप के दो बायोरिएक्टर है, ठीक है। एक बायोरिएक्टर के अंदर आप देख सकते हो यू आर हैविंग अ वन, जिसमें आपके पास दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू आर हैविंग, ट्रायल एयर यू आर पासिंग फ्रॉम द बेस, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है उसके पास, कल्चरल ब्रॉथ आपने डाला, मल्टीपल ब्लेड्स रखे हैं, और अगर आप इसको रन करते हो तो इट विल बी यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर मिक्सिंग। दूसरा वाला यू आर हैविंग अ सिंगल ब्लेड, इसमें इंक्रीज सरफेस एरिया होता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, और आपके पास एक बबल्स और ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। तो आपके पास ये गैस इंट्रेनमेंट सिस्टम भी होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम, जैसे इसमें आप देख रहे हो यू आर हैविंग अ वन सिस्टम जिसमें आपने एक फिक्स अमाउंट डाल दिया, नाउ यू विल हैव टू लाइक क्लियर इट आउट। जब तक ये रिएक्शन प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक इसको फर्दर नहीं कर सकते। एक सिस्टम होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम। कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर क्या होता है? यू कैन चेंज द थिंग्स लाइक डाउन स्ट्रीम जो आपकी प्रोसेसिंग है, तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट आप कर लोगे हेट्रोलोगस होस्ट से, नॉन नेटिव होस्ट से। प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि एक बार आपने जो प्रोडक्ट बना लिया यू विल हैव टू कीप इट इन द वन प्रिजर्वेटिव जिससे लॉन्ग टर्म तक यूज हो जाए। जैसे बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हो देयर नीड टू बी रिमेन स्टेबल। जैसे आपने देखा होगा काफी सारी मेडिसिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आती है, तो जब वो डिलीवर करते हैं तो एक आइस बॉक्स में डिलीवर करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो सब खराब हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट, जो फाइनल स्टेप है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का देखा कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें लास्ट वन जो मैं आपको बता रहा था, इन ओपन कल्चर सिस्टम और कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। जैसे अभी इससे पहले जो आपने बायोरिएक्टर देखे थे उसमें एक फिक्स अमाउंट आप लेते थे, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तभी आप यूज करोगे। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है कि एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है।
तो कॉन्टिन्यूसली आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक इनलेट से आप इंट्रोड्यूस करिए और दूसरे से आउटलेट से बाहर आ जाएगा, तो यू कैन चेंज द थिंग्स, राइट। तो वो उस टाइप का सिस्टम मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके पास पूरा था अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, ठीक है। नहीं बच्चे।